बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हमने पहले एक्सप्लेन किया। हमने इसको दो एग्जांपल की मदद से हमने एक्सप्लेन किया था। एक बैलून वाली एग्जांपल से और दूसरी हमारे पास एग्जांपल थी दो बॉडी के सिस्टम से, हमने इसको एक्सप्लेन किया। अगर पेपर में आपको से कहते कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या फिर मोमेंटम, तो आप या तो आप जो भी हम अभी करेंगे गन वाली एग्जांपल, चलो उसके साथ आप एक्सप्लेन कर दें, या फिर आप ऐसे करें कि जो हमारे पास हमने प्रीवियस जो लेक्चर में हमने जो पार्ट 1 था हमने उसमें जो किया है आप उसके साथ एक्सप्लेन कर दें, मर्जी आपकी है। हाँ, और अलबत्ता अगर वो पेपर में मेंशन कर दें कि आप टू बॉडीज दें उस स्केयर दें, तो उसके साथ एक्सप्लेन करें, तो फिर आपने उसके साथ एक्सप्लेन करना है। तो हमने जैसे यहाँ पे पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास एक्ट ना करे, और एक्सटर्नल मोमेंटम जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कंजर्व रहता है। तो हमने इसकी स्टेटमेंट भी पढ़ी थी, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर इंटरैक्टिंग बॉडीज ऑलवेज कंजर्व। अब हम देखते हैं कि हमारे पास आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई बंदा गोली चलाता है, किसी का शिकार करता है एक्चुअल परिंदे का, तो वो जो उसकी गोली चलाने के बाद उसकी अचानक से उसकी जो बंदूक है वो पीछे की तरफ आती है, जो उसकी गन है वो पीछे की तरफ आती है। ये ऐसा क्यों होता है? तो ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये एक्सप्लेन करता है कि आखिर क्या वजह है कि गोली चलाने के बाद जैसे ही हमने बुलेट को हमने फायर किया तो गन पीछे की तरफ क्यों आई। और जिन लोगों को क्योंकि इसके पीछे की फिजिक्स का नहीं पता होता, वो अपने मुंह के पास करके शिकार तो कर लेते हैं, अलबत्ता वो अपना खुद भी वो शिकार हो जाते हैं और फिर वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होते। अचानक से उनका मुंह सूज भी जाता है, क्योंकि उनको इसकी जो बसे पता जो फिजिक्स है उनको इसके बारे में आइडिया नहीं होता। अगर जो जिसको फिजिक्स आती है तो वो शिकार करते हुए वो ध्यान से शिकार करेगा कि शिकार तो कर लेगा लेकिन खुद वो बच जाएगा। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इस काबिल आप लोग हो जाएंगे कि जब अगर आप कभी शिकार में आप खुद जाएं तो वहां पे आप लोग ये गलती नहीं दोहराएंगे। अब होता क्या है कि जैसे ही हमारे पास फर्ज करें कि एक गन है, उसके अंदर गोली जिसको हम बुलेट भी बोलते हैं, बुलेट भी उसके अंदर है, तो आप देखेंगे हमारे पास गोली भी रेस्ट में है और गन भी रेस्ट में है। क्योंकि हम लीनियर मोमेंटम को हम देख रहे हैं कि गोली को चलाने से पहले का मोमेंटम और बाद के मोमेंटम में क्या फर्क होगा, तो हम इसको कैसे कंजर्व करना है। अब जरा गौर से देखते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास मोमेंटम चूंकि होता है P इक्वल टू mv, और जो हमारे पास गोली है, बुलेट है, उसके हम जो है मोमेंटम है, सॉरी उसका मास है, उसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे और उसकी वेलोसिटी को स्मॉल v से करेंगे। जबकि जब गन की बारी आएगी तो हम उसकी मोमेंटम को मास को स्मॉल m से और उसकी वेलोसिटी को कैपिटल M से और इसकी वेलोसिटी को हम कैपिटल V से डिनोट करेंगे। अब हम इसको लिखते हैं। Consider a system of bullet and gun। बुलेट के बारे में और गन का हमने सिस्टम सेट किया। Initially both are at rest। शुरू में दोनों रेस्ट में थी, तो अब हमें पता है कि जो मोमेंटम होगा P गन, इसको मैं लिखता हूं मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू m। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूं, उसकी वेलोसिटी को हम किसके साथ डिनोट करेंगे ताकि आसान हो जाए। m and v, m is mass and v is velocity of bullet। तो इसी तरह हमारे पास कैपिटल M is mass
डन। इसको मैंने हल्का सा आपको टिप्स दे दिया है कि जो एम स्मॉल एम और स्मॉल बी जो है, ये स्मॉल एम मैस है और स्मॉल बी जो वेलोसिटी है ब्लड की गोली की, और कैपिटल एम मैस है और कैपिटल एम बी जो है हमारे पास वेलोसिटी किसकी है, हमारे पास गन की है। अब शुरू में क्या होगा, इनिशियली एट दोनों रेस्ट पे है, तो हमारे पास जो मोमेंटम होगा गन का एम वी है, जब उसकी वेलोसिटी जीरो है तो एम जीरो, तो जो गन का मोमेंटम होगा वो हमारे पास जीरो हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं देखूं हमारे पास जो मोमेंटम है ब्रिज का, ये हमारे पास है ब्रिज का ब्रिज, और ये हमारे पास है गन का एम और वी होगा, ठीक है। तो अब जो कि वेलोसिटी जीरो है तो हमारे पास ये सारे का सारा जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि टोटल मोमेंटम हमारे पास यहाँ पे होगा, सो टोटल मोमेंटम बिफोर गन फायर के फायर होने से पहले हमारे पास टोटल मोमेंटम है जीरो हो जाएगा। अब जैसे ही हम गोली चलाएंगे तो क्या होगा कि एज जैसे ही हम गन को चलाएंगे, फायर करेंगे, तो होगा क्या कि हमारे पास जो है गोली जो है वो वेलोसिटी अटेन करेगी। जैसे ही वो वेलोसिटी अटेन करेगी तो हमारे पास जो मोमेंटम है वो कुछ ना कुछ मोमेंटम अटेन कर लेगी। एज द गन फायर्ड, इसकी स्क्वायर वेलोसिटी v, हमारे पास वेलोसिटी v से उसने हासिल कर ली है, तो हमारे पास उसका मोमेंटम होगा, मोमेंटम जो गन का है आफ्टर कोलिजन, हमारे चलने के बाद, वो एम वी हमारे पास होगा। और इसी तरह अगर मैं मोमेंटम सॉरी फिर से गन लिखते हैं मैंने, ये बुलेट का है, तो एज द गन इज फायर्ड विद स्क्वायर वेलोसिटी v, तो हमारे पास जो बुलेट का मोमेंटम m v बन जाएगा। और अगर मैं गन की बात करूं तो हमारे पास उसका जो मोमेंटम है कैपिटल M उसका मास है और कैपिटल V उसकी वेलोसिटी है, तो उसका मोमेंटम m v बन जाएगा। अब होगा क्या, जैसे ही हमने गन चलाई है तो उसने थोड़ा सा जो झटका लगाया पीछे की तरफ, अब जैसे ही वेलोसिटी उसने मोमेंट स्क्वायर हासिल की है, हमारे पास बुलेट ने वेलोसिटी हासिल की है, तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए हमारे पास जो है जो गन है वो पीछे की उसने मूव किया है मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। अब जितना मोमेंटम उसने वेलोसिटी गोली ने आगे की तरफ हासिल किया था, अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही मोमेंटम हमारे पास गन ने अटेन करके तो ये साबित कर दिया कि जो हमारे पास जितना मोमेंटम उसने उस डायरेक्शन में लिया था इक्वल बट अपोजिट मोमेंटम उसने लिया, तो दोनों मोमेंटम कैंसिल आउट होकर हमारे पास टोटल मोमेंटम जो है फिर से वो जीरो हो जाएगा, जो कि शुरू में हमारे पास टोटल मोमेंटम बिफोर गन इज फायर्ड, गन फायर होने से पहले जितना मोमेंटम था उतना ही हो जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल मोमेंटम बनेगा एम वी प्लस एम वी, ये हमारे पास हो गया ब्रिज का, और ये हमारे पास मोमेंटम हो गया इसका गन का। तो अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली हमारे पास मोमेंटम ऑफ बुलेट ऑफ सिस्टम लिख दिया हम लोग, क्योंकि हमारे पास एक सिस्टम है। बिफोर फायर होने से पहले का मोमेंटम इक्वल होगा आफ्टर फायर। फायर होने से पहले का मोमेंटम बिफोर फायर, और हमारे पास आफ्टर फायर जो हमारे पास मोमेंटम है सेम होगा। बिफोर फायर जो मोमेंटम है हमें पता है इक्वल टू है 0 के, तो इसको मैंने लिखा इक्वल टू 0 के, और आफ्टर फायर जो मोमेंटम है एम वी प्लस एम कैपिटल वी। और यहां से टोटल बिफोर आफ्टर फायर वो मोमेंटम और बिफोर फायर हमारे पास दोनों इक्वल टू, ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, तो टोटल मोमेंटम हमारे पास इक्वल टू 0 के है। और यहां से हम अगर इसकी वेलोसिटी निकालें तो जिस वेलोसिटी के साथ जो हमारे पास गन वापसी आई है वो वेलोसिटी कितनी होगी। अगर मैं इसको इधर लेके आऊं तो माइनस एम वी इक्वल टू कैपिटल एम और वी, इसको मैं जब यहां के नीचे लेके आऊंगा तो माइनस एम वी ओवर एम है, और ये हमारे पास v कैपिटल है। इसको मैं तरतीब से लिख देता हूं कि v कैपिटल इक्वल टू माइनस एम वी ओवर एम। ये जो हमारे पास वो वेलोसिटी है जिसके साथ उसने गन ने पीछे की तरफ मुड़ना शुरू किया। अब यहाँ से एक बात है कि ये नेगेटिव साइन है, ये हमारे पास रिक्वायर जो पीछे की तरफ मुड़ना है उसको शेप शो करता है। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है हमारे पास गन की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसी के मास के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो है जितना ज्यादा मास है उतनी ही वेलोसिटी कम है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हमने गन को फायर किया तो उस जो हमारे पास बुलेट है उसका मास तो बहुत कम था और उसकी वेलोसिटी उसने बहुत ज्यादा टेन की, और उसकी बनिस्बत जो है गन थी उसकी वेलोसिटी कम थी। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। हमने पहले भी बात की कि हमारे पास P इक्वल टू मोमेंटम होता है P इक्वल टू mv, तो मास यहां से P ओवर v इक्वल टू m। मास और वेलोसिटी का आपस में क्या है? इनवर्स रिलेशन है मास और वेलोसिटी का। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका मास ज्यादा हुआ उसकी वेलोसिटी अगर कम हुई तो उतना ही मोमेंटम है, और अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई मास कम हुआ तो जितना, उस दोनों केस में मोमेंटम सेम रहेगा। फिर से सुने कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम है, तो उसी की बनिस्बत एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो हमारे पास रिमेन कंजर्व रहेगा, तो हमारे पास मोमेंटम तो उतना ही हो जाएगा दोनों का। उसी के अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो इसी तरह से हमारे पास जो गन का मास बहुत ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम है, तो ये मास ज्यादा होने की वजह से उसकी वेलोसिटी कम है ताकि मोमेंटम को कंजर्व किया जाए। और हाँ, अगर मोमेंटम जिस जिस वेलोसिटी के साथ हमारे पास वो बुलेट फायर हुआ है अगर उसी वेलोसिटी के साथ ये गन भी मूव करती बैकवर्ड तो हमारे पास मोमेंटम तो बहुत ज्यादा हो जाता है इसका मोमेंटम जो गन था, तो फिर हमारे पास मोमेंटम कंजर्व ना रहता। तो इसी वजह से इसमें जो रिकॉइल है वो कम हुआ है। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं कि जो हमारे पास गोल चलाने के बाद जो गन है वो पीछे की तरफ क्यों मूव करती है, वो रिकॉइल क्यों करती है, उसका आंसर यही बनता है कि टू कंजर्व द मोमेंटम वन गन रिकॉइल, गन हमारे पास पीछे की तरफ आती है। और उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो लास्ट में इसके पहले लिखा है उसने कि रॉकेट एंड जेट इंजन आल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। जो हमारे पास रॉकेट होते हैं और जेट जो इंजन होते हैं जो कि हमारे पास जहाजों के इंजन होते हैं, हवाई जहाजों के अक्सर वो जंगी जहाजों के, और जो हमारे पास रॉकेट्स होते हैं वो भी सेम प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। अब रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जैसे गैस नीचे की तरफ निकलती है तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए रॉकेट हमारे पास ऊपर की तरफ मूव करता है ताकि मोमेंटम हमारे पास टोटल मोमेंटम कंजर्व हो जाए। अब यहाँ पे इसका जो उससे आंसर लिखा है कि रॉकेट एंड जेट इंजन आल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, वो भी हमारे पास इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। इन दीज मशीन
हॉट गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये जो हमारे पास फ्यूल जैसे ही बर्न होता है, जलता है, तो वहां पे हॉट गैसेस पैदा होती हैं। वो जैसे ही गैसेस बाहर आती हैं तो कुछ वेलोसिटी के साथ वो मूव करती हैं। अब जब उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी तो हमारे पास उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। जैसे ही वो वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, उसके पास कुछ मोमेंटम पैदा हो जाएगा, पोटेंशियल कर देगी। तो उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही मोमेंटम अटेन करने के लिए हमारे पास जो है जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, ताकि मोमेंटम हमारे पास कंजर्व हो जाए। उसने यहाँ पे ये लिखा है कि इन दिस मशीन बाय हॉट गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल रश आउट विद लार्ज मोमेंटम, ये लार्ज मोमेंटम के साथ हमारे पास तो नीचे आती है गैस, तो द मशीन गेन एन इक्वल बट अपोजिट मोमेंटम, जो हमारे पास मशीन है वो गेन करती है इक्वल बट अपोजिट मोमेंटम, ताकि मोमेंटम हमारे पास कंजर्व हो जाए, और इस तरह से वो हमारे पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। आई होप कि आप सबको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी। अब यहाँ से हम देखते हैं टॉपिक में हमने लिखा गया है कि वही जो हमारे पास सिस्टम है गन और बुलेट और गन का, और यहाँ से मैंने थोड़ा सा गलत किया था कि हमारे पास जो मोमेंटम है बुलेट का वो भी हमने आपके सामने शो किया कि वो जीरो हो गया। पहले मैंने गलती से यहाँ पे गन लिख दिया था, और ये जो मोमेंटम है गन का आपके सामने, क्योंकि इनिशियली एट था तो हमारे पास ये भी जीरो हुआ, तो टोटल जो मोमेंटम हमारे पास सिस्टम का गन बुलेट का भी और गन का भी दोनों मिलकर सिस्टम बना रहे हैं, तो हमारे पास इनका मोमेंटम जीरो होगा। और जैसे ही हमारे पास गन फायर होगी तो हमारे पास जो बुलेट है वो हमारे पास वेलोसिटी अटेन करेगी, तो उसकी वेलोसिटी जो हमारे पास मोमेंटम है mv बन जाएगा। और चूंकि कुछ वेलोसिटी के साथ गन भी पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी, क्यों करेगी भाई? मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज क्लियर हुआ हमारे पास। तो उसके बाद जो मोमेंटम होगा वो कैपिटल एम और कैपिटल वी होगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हमारे पास जो टोटल मोमेंटम होता है वो बिफोर फायर कि गन को चलाने से पहले, गोली चलाने से पहले और बाद में सेम रहेगा, बिफोर इक्वल रहेगा, कंजर्व रहेगा। बिफोर जीरो था, बाद वाला हमारे पास ये आया। तो यहाँ से हमने वो वेलोसिटी फाइंड कर ली जिस वेलोसिटी के साथ हमारे पास जो गन है रिकॉइल होती है। इसके लिए हमारे पास एमसीक्यू भी होते हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको भी जो एग्जांपल है हम उसको भी करेंगे, और न्यूमेरिकल को भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे जिसका मोमेंटम मास ज्यादा होगा, जब वो चीज रिक्वायर करेगी तो उसकी वेलोसिटी हमारे पास फिर कम होगी। ठीक है, आई होप कि सबको इसके अच्छे से समझ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद सुफियान। आज हम लोग 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स की एग्जांपल 3.4, 3.5, 3.6 और 3.7 को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। 3.4 और 5 जो है हमारे पास ये वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन जो हमारे पास सिस्टम है, वहां से हम इसको करते हैं। इसको मैं अक्सर कहता हूं ये हमारे पास सुंदर टॉपिक है। मैं स्टूडेंट्स अक्सर इसको सुंदर टॉपिक कहते हैं, और अक्सर कमेंट्स में भी वो सुंदर टॉपिक ही लिखते हैं। हमारे पास 3.4 एग्जांपल है। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं कि टू मैसेज 5.2 किलोग्राम एंड 4.8 किलोग्राम आर अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, कि एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ दो हमारे पास मैस बताए गए हैं, जैसे ये दो है, एक इधर और एक इस एंड के साथ बताए गए हैं। ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली find the acceleration in the system and tension in the string when both the masses are moving vertically। तो हमारे पास गिवन डेटा में क्या आया हमारे पास कि सबसे पहले हमने आज सीखना भी है कि हम टॉपिक को न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कि प्रेजेंटेशन हमारे पास कैसी होनी चाहिए। कि सबसे पहले हम लिखा करेंगे कि गिवन डेटा कि जो क्वेश्चन है उसमें हमें हमारे पास डेटा कौन कौन सा दिया है। सबसे पहले हमारे पास है दो बॉडीज है, mass of बॉडी m1, इसको हम करेंगे या फर्स्ट बॉडी में m1 इक्वल टू कितना है हमारे पास क्वेश्चन दिया उसने कि 5.2 kg, 5.2 kg। और सेम वे से हमारे पास जो mass ऑफ बॉडी, एक को मैं m1 कह रहा हूं, एक को मैंने m2 कहा, तो हमारे पास m1 दरअसल हमारे पास मैस है और m2 भी उसी का मैस है। तो वो क्वेश्चन में से दिया हमें 4.2 दिया है, इसने हमें
4.8 किलोग्राम। फिर उसने कहा कि आप फाइंड करके दें हमें एक्सेलरेशन और जो टेंशन है उस स्ट्रिंग में उसको फाइंड कर देंगे। तो यहाँ पे हम हेडिंग देंगे टू फाइंड एक्सेलरेशन, जिसको हम ए के साथ नोट करते हैं, फाइंड करना है, और टेंशन जो स्ट्रिंग में हमारे पास है हमने वो भी फाइंड करके देनी है। यहाँ पे हमारे पास एक और हेडिंग बनेगी टू फाइंड। अक्सर लोग लिख देते हैं कि फॉर्मूला के कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, वो भी ठीक है, तो आप लिख देंगे सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स हमने इसी टॉपिक में पढ़ा था कि हमारे पास एक एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, वी नो दैट जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था वो था m1 माइनस m2 इनटू g बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला था, और यहां हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे कि a इक्वल टू m1 हमारे पास है 5.2। यहां पे मैं इसके SI यूनिट नहीं लिखूंगा क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, और n पे मैं एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा वो साथ में लिख दूंगा ताकि मिस्टेक से हम लोग बच सके। माइनस m2 आपके सामने है 4.8 है, और यहां पे ब्रैकेट लगाई और g की वैल्यू मैंने 10 लिख दी क्योंकि हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे मल्टीप्लाई ना लेना है क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही हमारे पास मल्टीप्लाई करना होता है, और m1 का मतलब हमारे पास 5.2 और m2 4.8 है। अब यहाँ पे अक्सर बुक्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर निकाले होते हैं जो कि बच्चों के लिए बड़ा कंफ्यूजन का शिकार बच्चे होते हैं कि अब गौर से देखेंगे। पहले हमारे बोर्ड मैथ डी मैथ में कहता है कि हम लोग इसको पैरेंथेसिस को सोल्व करेंगे। अब बच्चों को बड़ा इशू होता है कि हम पॉइंट वाली चीज को हम कैसे माइनस करें। अब यहाँ पे इसको करके दिखाता हूँ कि 5.2 जब भी हमने प्लस या माइनस करना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। 5.2 में से 4.8 तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, तो लेफ्ट वाले जो नंबर है वो डिजिट्स हैं वो लेफ्ट पे और राइट वाले राइट पे माइनस करना है। अब क्योंकि 2 छोटा है 8 से यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 12 हो गया। 12 में से 8 तो 4 आया, पॉइंट का पॉइंट, और 4 में से 4 तो 0, और साइन हमेशा बड़े का होता है तो 0.4 हुआ। तो हम इसको लिखेंगे 0.4 मल्टीप्लाई 10 बाय 5.2 प्लस इसको हम अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास पूरा 10 बन जाएगा। कैसे है कि 5.2 प्लस 4.8 प्लस किया 8 और 2 10 0 लिखा 1 कैरी 4 1 6 और 4 10, और ये पॉइंट वैसे तो 10 हमारे पास आएगा, बाय भी हमारे पास 10 है। 10 से ये 10 कर दिया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आई 0.4, जो कि एक्सेलरेशन का SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, और अब हमने वैल्यू निकालनी है टेंशन की। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो हमारे पास टेंशन का फॉर्मूला इस टॉपिक में था 2m1 m2 into g by m1 plus m2 हमारे पास इसका फॉर्मूला है। अब हमें हमारे पास वैल्यू तो सारी गिवन है कि 2 मल्टीप्लाई 5.2 मल्टीप्लाई 4.8 मल्टीप्लाई 10 बाय 5.2 प्लस 4.8। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं 2 2 जा 4 पॉइंट वैसे आया, 5 2 जा 10, और बाकी मैं जो है इसका पॉइंट का निकाल देता हूं आपके सामने। इनको मैं ऐड करूंगा तो आपके सामने हमारे पास 10 बना था, तो यहाँ लिखा है मैंने, ये 10 लिखा मैंने, ठीक है, और इनको 10 लिखा, तो अब ये 10 के साथ ये 10 कट गया, कट गया।
तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को। t इक्वल टू 10.4 मल्टीप्लाई 4.8, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 250 के राउंड अबाउट आंसर आएगा। इसका मैं आंसर चेक कर लेता हूं कि 750 ये हमारे पास आ रहा है इसका आंसर। और टेंशन हमारे पास एक फोर्स ही होती है, तो इसका यूनिट भी हमारे पास न्यूटन ही होगा। आई थिंक सबको ये एग्जांपल अच्छे से समझ आई होगी। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 3.5 की तरफ मूव करते हैं। आप इसका स्क्रीन को ले सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल 3.5 दिखाता हूं। उसमें हमारे पास जो है मैसेज में चेंज करूंगा, उसमें हमारे पास उसने जो चलिए अब इसको कर लेते हैं कि टेंशन भी फाइंड करनी है और हमें एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। अब इसमें उसने कहा कि टू मैसिव 4 किलोग्राम मैस एक वेट उसका 4 किलोग्राम है मैस, दूसरा है हमारे पास 6 किलोग्राम 4 और 6 किलोग्राम pass over a frictionless pulley such that m1 6 kg is moving over a frictionless horizontal surface। जैसे हमारे पास ये सरफेस है, ये होरिजेंटल जो ये मूव कर रहा है, ये हमारे पास 6 kg है और ये हमारे पास 4 kg है। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन इन द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। हमने एक्सेलरेशन और टेंशन हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास जो है वही फार्मूला फिर से हम अब इसमें हम एक हॉरिजॉन्टल मोशन वाला जो फार्मूला है हम उसको इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे पास बुक में मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास ये हमारे पास एक्सेलरेशन का है और ये हमारे पास टेंशन का फार्मूला है। तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है इक्वल टू है m1 मल्टीप्लाई g ओवर m1 प्लस m2 है। इसकी मैं वैल्यू पुट करता हूं, तो m1 की वैल्यू हमारे पास 4 kg है और g की वैल्यू 10 होती है। इसकी 4 और प्लस 6 4 प्लस 6 4 इसको 40 बन गया और ये 10 आया, 10 कर दिया, 0 0 कट गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आई। और सिमिलरली हमारे पास टेंशन मालूम करेंगे तो हमारे पास फार्मूला होता है कि m1 m2 into g by m1 plus m2। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला हो गया। अब यहां से मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं कि m1 की वैल्यू 4 है मल्टीप्लाई m2 6 है मल्टीप्लाई 10 बाय 4 प्लस 6। इसको करेंगे 24 मल्टीप्लाई 10 बाय 10 10 से 10 कट गया, तो हमारे पास 24 और फोर्स का यूनिट हमारे पास टेंशन का यूनिट नहीं होता है। मैंने क्या किया कि फोर्स को 6 से मल्टीप्लाई किया 24 और 10 को नहीं मैंने मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमने यहां से कट कर ही देना था। तो कट किया तो हमारे पास 24 न्यूटन हमारे पास आंसर आया। तो ये जो टेंशन इसमें पहले होगी 24 न्यूटन है और एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसी के साथ हमारे पास एग्जांपल नंबर 3.6 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। प्रीवियस एग्जांपल हमारे पास 3.5 थी और ये हमारे पास आ है 3.6 है। इसमें हमने कहा कि अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, जिसका मास कितना है बॉडी का, जिसको हम m के साथ डिनोट कर रहे हैं 5 kg विद अ वेलोसिटी ऑफ 10। किसके साथ मूव कर रही है? वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्केल के साथ। वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इन 2 सेकंड, के जो 2 सेकंड में हमारे पास कितनी फोर्स लगेगी इसको रोकने के लिए। टाइम को हम स्मॉल t से डिनोट कर रहे हैं जो कि हमारे पास 2 सेकंड है। उसने पूछा कि फोर्स कितनी लगेगी इसको रोकने के लिए। फोर्स F हमारे पास मालूम करनी है। अगर फोर्स देखेंगे हमारे पास F इक्वल टू ma होता है, जो हमारे पास इसमें फार्मूला है F इक्वल टू ma। यहाँ पे हमारे पास a है लेकिन m है लेकिन a की वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसको गौर से देखूं तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, तो वहां से हम इसको फाइंड कर सकते हैं।
अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला होता है कि F इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने हमें डेटा दिया है कि एंड फॉर एंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप जब करेगी तो हमारे पास जो है वेलोसिटी, तो ये हमारे पास वेलोसिटी v आई होगी और वो हमारे पास जब स्टॉप कर जाएगी तो वेलोसिटी vf जो होगी हमारे पास, ये इनिशियल वेलोसिटी थी। क्वेश्चन को मैंने गौर से नहीं पढ़ा, इनिशियल, और ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी vf इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। तो बस देखें कि वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी, बाद में वो स्टॉप उसने कहा तो हमारे पास जैसे स्टॉप होगी उसकी वेलोसिटी हमारे पास 0 हो जाएगी, तो उसको मैं फाइनल वेलोसिटी कहूंगा। यहां से हम एक और चीज सीखते हैं कि जब भी कोई चीज हमारे पास कोई बॉडी पहले रेस्ट में होगी और बाद में हमारे पास वो जाके रुकेगी, पहले रेस्ट में होगी तो बाद में वो मूव करेगी। जब रेस्ट में शुरू में है तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल 0 है और बाद वाली वेलोसिटी समथिंग जो होगी वो फाइनल होगी। अगर कोई मूव करती हुई आगे रुकी है तो उसकी फाइनल जो है वो भी 0 होगी, और शुरू में चूंकि मूव कर रही थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ हमारे पास होगी। तो हमने फोर्स फॉलो करनी है, इनिशियल भी है फाइनल भी है, तो इसको हम वी आई के साथ डिनोट कर रहे हैं। तो हमें पता है कि F इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी जो मोमेंटम है इसकी हमारे पास वैल्यू नहीं दी, तो मैं यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करके, तो डायरेक्ट उसने हमें मोमेंटम की वैल्यू नहीं दी, इसकी वैल्यू उसने हमें गिवन दे दी है। तो फाइनल मोमेंटम होगा mvf, क्योंकि मास तो सेम है, और इनिशियल मोमेंटम mvi ओवर टाइम t। ठीक है, या हम इसको अलग से निकाल दें, ये भी ठीक है। तो फोर्स हमें मालूम करनी है, F इक्वल टू m, मास हमारे पास कितना है 5 है, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्योंकि 0 है तो 0 लिखूंगा मैं, माइनस मास हमारे पास 5 है और वेलोसिटी कितनी है हमारे पास इनिशियल 10 है, और टाइम हमारे पास 2 सेकंड है। और यहां से देखूं तो ये हमारे पास 0 हो जाएगी, 0 माइनस 10 को करेंगे 50/2, और अगर इसको मैं देखूं तो -50/2, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो मैं यहां लिखता हूं कि F इक्वल टू -50/2 तो -25, और फोर्स का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन। तो ये हमारे पास जो फोर्स आई है वो -25 न्यूटन है। इस न्यूमेरिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मास हमारे पास 5 kg है, इनिशियल वेलोसिटी चूंकि वो 10 मीटर पर सेकंड दी है, तो बाद में आके रुकी है तो वो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी, और टाइम जो है हमारे पास 2 सेकंड है। तो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स से हमने इसको फाइंड किया। और लास्ट जो एग्जांपल हमने आज कर ली है वो है 3.7, एग्जांपल नंबर 3.7 को हम लोग देखते हैं, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में है। उसने कहा कि a bullet of mass 20 ग्राम, एक बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम है। उन्होंने कहा था कि बुलेट के मास को हम स्मॉल m के साथ डिनोट करेंगे, 20 ग्राम है, ये है मास ऑफ बुलेट, 20 ग्राम है। अब हमने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। अगर मैं इसको ऐसे करूं कि 20 है, मल्टीप्लाई मैं 1000 से कर दूं और डिवाइड भी मैं 1000 से करूं तो कोई असर नहीं पड़ेगा, और ये 0 से मैं 0 कट कर दूं और 2 को 100 पे डिवाइड करूं तो 0.02 आएगा, और इसका मतलब ये 10 टू रेज 3 बन जाएगा। 1 2 3 साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हमारे पास 0.02 और ये 10 टू रेज 3 होता है बराबर किलो के, तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट होता है। बच्चे क्या करते हैं, ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो डायरेक्ट 1000 से डिवाइड करते हैं, साथ में किलोग्राम में देते हैं, वो हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको इसको पूरा तरीका से बताया कि हमने क्या किया, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 1000 से डिवाइड किया। क्यों किया, क्योंकि 1000 का मतलब होता है किलो, तो हम इसकी जगह हम लिखा कि किलो लिख दिया हमने,
और इसको इसको डिवाइड किया तो 0.02 हमारे पास आंसर आया। देखिए बुक में उसने डायरेक्ट लिखा है, जो मैथ को उसने कन्वर्ट नहीं किया, उसने डायरेक्ट लिखा है, तो हमने उसको पूरे के पूरे को कन्वर्ट कर दिया। with from a gun with a muzzle velocity 100 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारे पास बुलेट वेलोसिटी है उसको हमने स्मॉल v से नोट किया था 100 मीटर पर सेकंड थी। तो उसके बाद उसने कहा कि फाइंड द रिकॉइल ऑफ द गन, की जो रिकॉइल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से गन पीछे आएगी वो वेलोसिटी मालूम करनी है। इफ इट्स मास इज 5 kg, अगर मास हमारे पास जो बुलेट का गन का मास m हमारे पास 5 kg हो, आप क्या फाइंड करेंगे, बुलेट जो हमारे पास वेलोसिटी है वो फाइंड करें, तो वो हमने फाइंड करनी है। ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने वेलोसिटी जो है गन की हमने मालूम करनी है, उसको हमने कैपिटल V से नोट किया है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। जो वो जानते हैं कि हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है कैपिटल V इक्वल टू माइनस mv ओवर कैपिटल M। अगर मैं इसको वहां पे करता हूं आपके सामने कि कैपिटल V की वैल्यू हम यहां पे पुट करते हैं, तो माइनस लिखा है, मैथ हमारे पास 0.02 ग्राम है, किलोग्राम है, क्योंकि हमने हमारे पास एसआई यूनिट किलोग्राम है, इसलिए हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया है। और वेलोसिटी हमारे पास 100 है मीटर पर सेकंड, और कैपिटल जो हमारे पास m है वो 5 है। अब अगर मैं इसका पॉइंट फिल करूं तो 2 पॉइंट की बजाय 1 आएगा और 1 2, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं तो हमारे पास नीचे उतने ही जीरो आएंगे। 100 से 100 कट गया। अगर मैं 2/5 मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास 0.4 बनेगा, और ये माइनस साथ में आ जाएगा, तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है, -0.2 -4, और वेलोसिटी का एस का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो इस वेलोसिटी के साथ वो जो गन हमारे पास बैकवर्ड आएगी, पीछे आएगी, ये माइनस जो साइन ये शो कर रहा है कि पीछे आने को रिकॉइल शो कर रहा है। ये हमारे पास उसकी 20 ग्राम मैथ था, उसको मैंने कैसे किलोग्राम में कन्वर्ट किया, क्यों किया, क्योंकि हमारे पास मैथ का एसआई यूनिट किलोग्राम है। हम जब भी करेंगे न्यूमेरिकल को हैंडल करेंगे, डील करेंगे, तो हमेशा हम लोग उसका एसआई यूनिट में हम हमेशा कन्वर्ट किया करेंगे, अगर एसआई यूनिट हमारे पास हमें ना दिया गया। आई होप कि आप सबको ये 3.4 3.5 3.6 और 3.7 एग्जांपल आपको अच्छे से समझाई होगी। अगर आपको ना समझ आए तो उसको वीडियो को दो दफा देखें, फिर आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आएगी। और 3.6 और 7 ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।